Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss what is hearing impairment and how to teach a CWHI child. उनके लिए कौन कौन सी जो एजुकेशन अप्रोचेज हैं जो बच्चे को एजुकेशन देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, आइए इन सब बातों के लिए हम यहाँ पर जानते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे हीयरिंग इम्पेयरमेंट। हीयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है और उसके लिए किस प्रकार से जो उसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो की जा सकती है, किस प्रकार से एक हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए एजुकेशन प्लानिंग की जा सकती है और उसके कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए। आइए इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है श्रवण शक्ति, मौखिक संवेदन वाहकता। अब यहाँ पर जो मौखिक संवेदन वाहकता मतलब एक बताई गई है, इसका मतलब होता है कि जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी है उसके लिए जो मौखिक क्या होता है, मौखिक होता है स्पीच, ओरल, और जो संवेदन वाहक होता है कि जो उसका मैकेनिज्म है किस प्रकार से परफॉर्म करता है, ये वाली चीज़। अब आगे दिया गया इसमें अधिगम, मानसिक विकास और भाषा विकास का सबसे सशक्त साधन है कि बच्चे का जो अधिगम है, लर्निंग है, उसके लिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो ओरल एरियाज़ है उसका अच्छे से तैयार होना या फिर उसका अच्छे से काम करना बहुत ही ज़रूरी है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसमें वे समस्त बच्चे जिन्हें सुनने के संबंध में कोई कठिनाई है श्रवण स्थिति युक्त बच्चे कहलाते हैं। श्रवण अक्षमता दो प्रकार की होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे किसी प्रकार की जो साउंड है उसको, ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं तो उनको श्रवण स्थितिग्रस्त या हीयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड कहते हैं। और इनके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं इस अक्षमता के। यहाँ पर हीयरिंग इम्पेयरमेंट के दो प्रकार बताए गए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर पूर्णतः बधिर, जिसको हम बोलते हैं डेफ। सेकंड होता है अल्प श्रवण वाले बच्चे। अल्प श्रवण वाले बच्चे मतलब क्या है कि हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको बड़ी ही कठिनाई के साथ सुनाई देता है। मतलब इन द सेंस कहने का क्या है कि जिनको हीयरिंग एड वगैरह देने के बाद हम उनकी जो सुनने की क्षमता है उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर दोनों का एक्सप्लेन किया गया है। पूर्णतः बधिर का जो डेफनेस है उसको जो वर्गीकृत किया गया है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे बच्चों का श्रवण श्रेय मतलब हो जाता है कि हीयरिंग लॉस। इसमें बच्चों का श्रवण श्रेय 90 या इससे अधिक डेसिबल स्तर का होता है। ऐसे बच्चे श्रवण यंत्र के बिना और श्रवण यंत्र लगाकर भी कुछ सुन नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो पूर्णतः जो डेफ बच्चे होते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है कि उनको हीयरिंग एड लगाने के बाद भी वो किसी भी प्रकार की जो इन्वायरमेंट की साउंड है उनको सुनने के कैपेबल नहीं हो पाते। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हीयरिंग एड है उसके यूज़ के बाद भी बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सेकंड बताया गया है अल्प श्रवण वाले बच्चे। अल्प का मतलब हो जाता है जो कम, जिसके अंदर जो हीयरिंग लेवल होता है, उसका हीयरिंग सेंस होती है वो कम होती है। मतलब जिसको ऊंचा सुनता है, लाउड सुनता है, ऐसे ऐसे एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। आगे दिया गया इसमें ऐसे बच्चों में श्रवण यंत्र का उपयोग कर सुनने की प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है। अतः ऐसे बच्चों में श्रवण की संभावनाएं अधिक होती हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, मतलब जो हार्ड ऑफ हियरिंग से इफेक्टेड हैं, उनके लिए क्या है कि जो हीयरिंग एड है वो देने के बाद उनको सुनने के लायक बनाया जा सकता है या फिर उस क्रम के साथ अटैच किया जा सकता है। उनका जो स्पीकिंग एरिया है उसको ग्रो किया जा सकता है हीयरिंग एड देने के बाद। इन बच्चों में जो हीयरिंग है या फिर सुनने की संभावना है वो अधिक हो जाती है हीयरिंग एड यूज़ करने के बाद। ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए कि हार्ड ऑफ हियरिंग वाले क्या होते हैं और डेफ वाले बच्चे क्या होते हैं। ये डेफिनेशन अलग अलग है, इसको हम अच्छे से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आइए अब जानते हैं इसका श्रवण युक्त बच्चों में शिक्षा की संभावनाएं। अब जो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशनल प्रोसेस क्या रहेगा, कहाँ कहाँ तक उनके लिए जो एजुकेशनल एरिया है, कौन कौन से डोमेन्स हैं वो सेट करने पड़ेंगे और किस प्रकार से बच्चे को बेनिफिट्स दिया जा सकता है। इसमें यहाँ पर बताया गया है सामान्य बच्चों की तरह श्रवण स्थिति युक्त बच्चों की शिक्षा भी प्रभावशाली ढंग से दी जानी चाहिए। श्रवण स्थिति युक्त बच्चों में सबसे बड़ी कठिनाई संप्रेषण के संबंध में होती है।
बच्चे को अच्छी तरह शिक्षित करने के लिए कुछ विशेष संप्रेषण तकनीक अपनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए भाषीय चिन्ह, सांकेतिक भाषा इत्यादि। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जिनमें श्रवण शक्ति हो गई है या हीरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है, उनकी जो एजुकेशन एरिया है या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सब के सब बड़े ही प्रभावित होते हैं। जिनको अच्छे से हमें कवर कराने के लिए या फिर जो उनका संप्रेषण है, संप्रेषण बोलते हैं कम्युनिकेशन को, में जो कठिनाई होती है, उनको किस प्रकार से बच्चे को ट्रीट किया जाए कि वो जो इफ़ेक्टेड एरिया है वो कम से कम इफ़ेक्टेड हो और बच्चा अपना अच्छे से एकेडमिक लेवल और जो सोशल डेवलपमेंट है और इंडिविजुअल डेवलपमेंट है बच्चे का अच्छे से हो सके। ये यहाँ पर उसके कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे चिन्ह भाषा या साइन लैंग्वेज। अब जो साइन लैंग्वेज है वो बधिर बच्चे जो उनके लिए मदर टंग के नाम से जानी जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसकी मदर टंग, उसके इन्वायरमेंट में जो भी भाषा बोली जा रही है वो उसकी मदर टंग रहेगी। लेकिन एक जो हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसके इन्वायरमेंट में कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी वॉइस नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन मेथड नहीं है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस अपनाता है वो होता है उनका ISL या साइन लैंग्वेज के थ्रू ही वो बच्चा कम्युनिकेट कर पाता है। इसलिए जो हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए जो साइन लैंग्वेज है वो उनकी मदर टंग होगी, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर, बधिरों और अत्यधिक ऊंचा सुनने वाले बच्चों के लिए चिन्ह भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह भाषा में शब्दों व वर्णों के लिए चिन्ह बने रहते हैं। विशेषज्ञों द्वारा चिन्ह भाषा को प्रमाणित किया जा रहा है ताकि यह भाषा अधिकतर स्कूलों में बोली जा सके तथा साथ ही साथ इसका प्रयोग सामान्य बातचीत या टेलीविज़न में भी किया जा सके। ऐसी भाषाओं का प्रयोग कई विद्यालयों में किया जा रहा है तथा इसका प्रयोग कुछ हद तक दूरदर्शन पर भी होने लगा है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो साइन लैंग्वेज है उसका क्या है कि उसका प्रयोग हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए किया जाता है। सोसाइटी में जो इसका यूज़ है, बेनिफिट्स है, वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं दूरदर्शन हम समझ सकते हैं कि जो आपका एंटरटेनमेंट का प्रोसेस है उसमें जैसे कि कई बार सॉन्ग्स में कोई साइन के सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, कभी मूवीज़ में, कभी जो न्यूज़ आते हैं उसमें भी, खासकर जो न्यूज़ चैनल है उनमें स्पेशली जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए इंटरप्रेटर की व्यवस्था की गई है कि जो साइन लैंग्वेज होगी उसके द्वारा न्यूज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि नॉर्मल बच्चे के साथ साथ एक विशेष बच्चा भी उसको समझ सके। और ये भाषा होती है, ये विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है, इसको प्रमाणित किया गया है, जिसके माध्यम से इसको स्कूलों में अधिक से अधिक बोलने इन द सेंस मतलब कहना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब जो फर्स्ट वाला पॉइंट दिया गया ये सपोर्ट करता है कि साइन लैंग्वेज के द्वारा कि जो हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन देने के लिए ISL का यूज़ कर सकते हैं या फिर साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ISL का मतलब होता है कि इंडियन साइन लैंग्वेज, ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि ASL होता है अमेरिकन, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ की अपनी साइन लैंग्वेज है जो कि उनके नाम से डिकोड की जाती है। जो इंडिया है, इंडिया का होता है ISL। नेक्स्ट जो इसका लेवल दिया गया एजुकेशन का, उसमें दिया गया बच्चों का जो लिप रीडिंग, ओष्ठ पठन, कि कई बार आपने देखा होगा कि जो हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो दूसरों के फेस की तरफ बड़ा ही गौर से, ध्यान से देखते हैं। उनका जो मोटिव होता है वो होता है फेस रीडिंग करना या मतलब लिप रीडिंग करना। फेस रीडिंग भी होता है उनका जो इमोशंस हैं उनको समझना, अंडरस्टैंड करना, और लिप रीडिंग के थ्रू वो वर्ड टू वर्ड कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। ओष्ठ पठन में बच्चों को ओष्ठ के हिलने और गति के आधार पर वर्णों और शब्दों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। इस विधि में कुछ कमियां भी हैं। उदाहरण के लिए कुछ ध्वनियों को उच्चारित करते समय ओष्ठ लगभग समान गति से हिलते हैं, जैसे प, ब, म, य, र इत्यादि। जो वर्ड्स हमने जो अभी अक्सर प्रोनाउंस किए हैं, जो उच्चारण किए हैं, उनका जो अगर आप एक बार बोल कर देखेंगे तो उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो लगभग मिलता जुलता है, जिसमें बच्चा एक हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको, या फिर उसको अच्छे से क्लियरली वह समझ नहीं पाता, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें बच्चे का ध्यान भी विभाजित हो जाता है क्योंकि वह आधा ध्यान होठों की गति पर और आधा ध्यान कही गई बातों पर केंद्रित करता है। अब यहाँ पर इसका जो एक डिमेरिट है उसके लिए भी बता दिया गया है कि बच्चों को जो लिप रीडिंग है उसका नुकसान क्या होता है। इसमें जो बच्चों के पास जो इन्फॉर्मेशन जाती है वह कम जाती है। कम का मतलब ये है कि बच्चों का
आधा जो ध्यान है जो फोकस करेंगे बच्चे लिप रीडिंग पर भी करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस पर भी करेंगे। तो इन दोनों का जो गैप हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे का जो मोटिव होता है उस कम्युनिकेशन को अटेंड करने का, वो पूरा नहीं हो पाता। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर सी पॉइंट, संकेत भाषा। संकेत भाषा अब यहाँ पर दिया गया क्यूड स्पीच। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर चिन्ह भाषा दिया गया, यहाँ पर संकेत भाषा दिया गया। अब चिन्ह भाषा और संकेत भाषा में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है कि सर चिन्ह भाषा और सांकेतिक भाषा में डिफरेंस क्या है, एक साइन लैंग्वेज और क्यूड स्पीच में जो अंतर क्या है। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर संकेत भाषा में होठों को पढ़ने के साथ साथ हाथ से मुंह के पास ही संकेत दिए जाते हैं। ये संकेत उसी भाषा के होते हैं जिसमें बोला जाता है। संकेत भाषा के अनेकों लाभ हैं। इससे बच्चे आसानी से सुनने वाले लोगों के साथ संप्रेषण कर सकते हैं। प्रभावशाली होस्ट पठन और सांकेतिक भाषा के लिए छोटे छोटे वाक्यों को धीरे धीरे और स्पष्ट बोला जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो लिप रीडिंग है और साइन लैंग्वेज है या फिर क्यूड स्पीच है, उसके लिए क्या होता है, जो सेंटेंस है उनको स्मॉल फेजेस में यूज़ किया जाता है और जो वे ऑफ या फिर स्पीड रेट ऑफ स्पीच होता है बोलने का, उसको भी कम किया जाता है। और जो क्लियर वॉइस का है उसके ऊपर मेनली फोकस किया जाता है कि बच्चों के लिए जो उच्चारण है या फिर प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से क्लियर हो, ताकि बच्चा जो भी सुन पा रहा है उसका ठीक से मैसेज वो समझ सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया इसमें दिया गया है स्पर्श विधि, टच मेथड। आइए इसमें जानते हैं। कई बार आम व्यक्ति भी स्पर्श के द्वारा अपनी बातें कहने व समझाने की कोशिश करते हैं, अतः इस विधि में स्पर्श द्वारा अपनी बात समझाने का प्रावधान होता है। अब यहाँ पर दिया गया है जो कि हम किसी को टच करने के बाद, जैसे कि हम किसी को फिजिकली टच करते हैं हैंड्स टू हैंड, या फिर कोई भी हम अगर मैसेज है उसको देना चाह रहे हैं, जैसे कि क्लासरूम में हम एक दूसरे के साथ अगर टीचर ने ऑब्जर्वेशन के लिए बोला है या फिर कुछ भी ऐसी मोमेंट के लिए बोला है जिसमें हम ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इन द सेंस हम वहाँ पर क्या करते हैं, टच करने के बाद एक दूसरे को अटेंशन देते हैं और फिर अपना जो मोटिव है उसको पूरा करते हैं। ये नॉर्मली जो नॉर्मल इंसान है या फिर जो नॉर्मल हियरिंग वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और इसी चीज़ को जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जब सुन नहीं पाते हैं तो एक दूसरे को अटेंशन देने के लिए फिजिकली टच करते हैं हैंड टू हैंड, और इनका जो टच करने का एरिया होता है बहुत ही सेंसिबल होता है। तो इसलिए खासकर वो लोग जो इस क्षेत्र में अभी प्रयास कर रहे हैं या अधिगम कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो हम टच करते हैं वो किस सेंस तक हमारा उचित है और अनुचित है। ये हमें खुद से ही डिसाइड करना पड़ेगा, ताकि दूसरे वाले को या सामने वाले बच्चे के साथ जिसके साथ हम टच कर रहे हैं या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो अनकंफर्टेबल फील ना हो। इसलिए विशेष रूप से जब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे तो हमें और भी अधिक सावधानी बरतने का जो मोटिव होता है या फिर प्रायोरिटी होती है कि वो हम सामने वाले को बिगैर किसी प्रकार का जो ट्रबल है, डिस्टर्बेंस है, वो कराए हुए अपना मोटिव पूरा कर सके। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर गतिविधि, मूवमेंट मेथड। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें शरीर से विभिन्न गतियाँ करवाकर बधिर बच्चों के संप्रेषण में सहायता प्रदान की जाती है। इसमें इन्हें संप्रेषण क्रिया में सहयोग मिलता है। अब यहाँ पर दिया गया है मूवमेंट मेथड। मूवमेंट मेथड मतलब क्या है कि किसी भी, जैसे कि मूवी का हम कोई भी एक्ट करते हैं या फिर डायलॉग फॉर्मिंग करते हैं, या फिर उस चीज़ की, जैसे कि कोई स्पेसिफिक जो कोई हमारा फैमिली मेम्बर है या फिर टीचर है या फिर फ्रेंड है, उसकी हम मिमिक्री करते हैं, ठीक है। ये सब उसी के अंतर्गत आता है कि जैसे कि हम किसी की कॉपी करते हैं, नकल उतारते हैं। इससे बच्चों को जो मैसेज कन्वे करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि जो मूवमेंट मेथड है ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये होता है कि बच्चों के सामने रियल जो मॉडल होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है और बच्चे उसके साथ कोरिलेट करने के बाद समझ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसमें कक्षा स्थिति में ध्वनि प्रवर्धन यंत्र का प्रयोग, यानी कि जो हियरिंग एड्स हैं उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक क्लासरूम के लेवल पर ध्वनि प्रवर्धन यंत्र का प्रयोग संप्रेषण के लिए किया जाता है।
परंतु यह केवल उन बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है जो सामान्य से थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो हीयरिंग एड होता है उन्हीं बच्चों के लिए कैपेबल होंगे या फिर बेनिफिशियल सुटेबल रहेंगे कि जो बच्चे सामान्य से जो उनकी हीयरिंग एबिलिटी है थोड़ा सा ऊंची है या फिर थोड़ा सा वो हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड्स को ही सुन सकते हैं, उनके लिए जो हीयरिंग एड है वो बड़े ही अच्छे रहेंगे या फिर उनको हम बेनिफिट्स दे सकते हैं हीयरिंग एड के द्वारा। आगे दिया गया इसके अंदर संप्रेषण तकनीक के प्रयोग के बाद शिक्षण तकनीक पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले बच्चे को कक्षा में सबसे आगे बैठाएं जहां से वह ठीक से सुन सके। ऐसे बच्चों के लिए कक्षा में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि कुछ जो सावधानियां हैं बच्चों के लिए हमें वो बरतनी होती है ताकि बच्चा अच्छे से शिक्षण कर सके, वह है अपने जो मोटिव है उनको प्राप्त कर सके। उसके लिए जो सीटिंग प्लान है वो भी अरेंजमेंट किया जाएगा कि बच्चे को किस प्रकार से बैठाना है, टीचर के पास बैठाना है, जो हीयरिंग एड वह अच्छे से यूज़ कर सके, उसका बेनिफिट ले सके। ये सब बातें बताई गई हैं। यहाँ पर कुछ उसकी डिटेल भी दी गई है, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कम सुनने वाले बच्चों के साथ एक सामान्य सुनने वाले बच्चे को बैठाए जो ज़रूरत होने पर उस चीज़ को दोहराता जाए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए जब सीटिंग प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एक नॉर्मल बच्चे को भी उनके बीच में बैठाना चाहिए ताकि वह आवश्यकता के अनुसार या फिर जब बच्चे को ट्रबल हो या फिर कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो वह बच्चे को रिपीट करते हुए उसकी हेल्प कर सके। यहाँ पर जो बच्चों की जो सीटिंग प्लान है विशेष रूप से जब हम नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं तो यह इंक्लूसिव सेटअप में ही पॉसिबल हो पाता है। आगे दिया गया इसके अंदर ऐसे बच्चों से बात करते समय उनकी ही तरफ देखना चाहिए तथा ध्यान दे कि शिक्षक के चेहरे पर रोशनी पड़ती हो। अब यहाँ पर जो रोशनी का मतलब बताया गया है कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जिस एरिया में टीचर है या फिर वो बोल रहा है, कमांड दे रहा है, उस एरिया में अच्छी लाइट की व्यवस्था हो। अगर जैसे कि हम नॉर्मली किस चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं कि जिस पर जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आती है, उस चीज़ को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख पाते हैं। और जो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनका कहीं ना कहीं यह डाउट होता है कि वह सुन नहीं पाते, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, विजुअली कॉन्सेप्ट उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितना अच्छे से विजुअली वो देखेंगे उतना अच्छे से वो समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि कक्षा में जो शिक्षक है वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हो और जो शिक्षक की बातें हैं वह भी बच्चों तक अच्छे से पहुंच सके। इसलिए जो कक्षा में लाइट की अरेंजमेंट है वो अच्छे से करवानी चाहिए। आगे दिया गया इसके अंदर शिक्षक अपने मुंह में पान, तंबाकू, च्युइंगम इत्यादि वस्तु रखकर न बोले, इससे स्पष्टता उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर बताया कि कुछ जो हमारे शिक्षक हैं जैसे कि कुछ रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके अलग अलग शौक होते हैं, हैबिट्स होती हैं, जिसके लिए वो उनको जैसे कि अगर पान है, तंबाकू है या च्युइंगम वगैरह का जो क्रेज़ है उसको ज़्यादातर जो टीचर्स हैं फॉलो करते हैं। इन द सेंस कहने की बात ये है कि जब हम मुंह में अतिरिक्त मटेरियल रखते हैं तो जो हमारे वर्ड्स हैं वो फ्लुएंटली क्लियर हम बोल नहीं पाते हैं और सामने वाले उसको जो कहते हो नहीं समझ पाता है। इसलिए जब हम हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो अतिरिक्त मटेरियल है, जो खाने वाला कोई भी मटेरियल है वो हम मुँह में ना रखें ताकि जो हमारा उच्चारण है वह स्पष्ट हो और बच्चे अच्छे से उसको समझ पाए। आगे दिया गया है शिक्षण वस्तु को सहायक सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए जैसे आकृति, चित्र, संकेत, इशारे इत्यादि। अब यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके लिए बताया गया है कि वह विजुअली कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑडिबल भी हो और वह बच्चों के लिए मल्टी सेंसरी का यूज़ करते हुए एजुकेशन को प्रमोट करने वाला हो। ये यहाँ पर TLM के लिए बताया गया है। अब TLM बनाते वक्त हमें बच्चे की जो योग्यता है, उसका जो स्तर है, कक्षा का ग्रुप है, जो एज ऑफ चाइल्ड है या फिर नॉलेज ऑफ चाइल्ड है, प्रीवियस नॉलेज को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो TLMs हैं उनका निर्माण करना चाहिए। आगे दिया गया इसके अंदर शिक्षण कार्य के बीच में प्रश्न पूछना चाहिए तथा प्रश्न संपट पर लिखकर भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो एजुकेशन प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी चाहिए ताकि बच्चों का टेंशन रहे और समय समय पर बच्चों का जो एक इवैल्यूएशन है वो होता रहे
ताकि बच्चों के अंदर जो सुधार की संभावना है वो और अच्छे से बढ़ सके। इसके लिए हम जो ब्लैक बोर्ड है या फिर ग्रीन बोर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं क्लास में, चाहे वाइट बोर्ड आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी आप लिख कर बच्चों को हेल्प करा सकते हैं इस चीज़ के लिए। आगे दिया गया इसके अंदर श्रवण स्थिति युक्त बच्चों के लिए विशेष अध्यापक होने चाहिए जो प्रशिक्षण प्राप्त हों। अब यहाँ पर जो ट्रेंड टीचर हैं उनके लिए बात की गई है कि स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए जो ऑर्लिज्म को भी फॉलो करता हो, टोटल कम्युनिकेशन को भी और बायलैंग्वेजिज्म को भी फॉलो करता हो, ताकि वह बच्चे की अच्छे से नीड को समझते हुए उसको एजुकेशन दे सके और उसके अकॉर्डिंग वह इन्वायरमेंट में जो भी फ्लेक्सी अडेप्टेशन है, जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करते हुए बच्चे को बेनिफिट कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर कक्षा में उन सभी को समूह श्रवण यंत्र प्रदान किए जाने चाहिए जो किसी भी प्रकार की श्रवण स्थियुक्ता से पीड़ित हैं। अब कक्षा में जो सभी बच्चे हैं उनके लिए हियरिंग एड का जो प्रयोग है उसको हमें करवाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए हियरिंग एड अवेलेबल कराने चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग जो श्रवण यंत्र हैं उनको प्रयोग करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर अध्यापक द्वारा सांकेतिक एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब आप समझ सकते हैं और सांकेतिक भाषा का भी आप समझ सकते हैं कि बच्चों को जब लैंग्वेज दे रहे हैं, शिक्षण करा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें साइन लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हुए, और जो ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके साथ भी आपको कम्युनिकेट करते हुए जो आपकी साइन लैंग्वेज है उसको अटैच करते हुए बच्चों के सामने एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। आगे दिया गया इसके अंदर पृथक विद्यालय में विशेष शिक्षा द्वारा मुख्य बधिर बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले विशेष उपकरणों द्वारा प्रशिक्षण देकर शिक्षा की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो विशेष बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने के लिए जो हियरिंग एड हैं, TLMs हैं, उनका अच्छे से यूज़ करते हुए बच्चों के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है, स्तर है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है अच्छे से जो एड्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको, और अच्छे जो ट्रेंड टीचर्स हैं उनके द्वारा ही है पॉसिबल हो सकता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं।